इसलिए मैं फिर कहता हूं, अपनी वाणी को विराम दो, मराठा शब्द का प्रयोग मत करो, क्योंकि मराठा साम्राज्य 1750 के बाद नहीं रहा था, और जो ये संगोला संधि के बाद पेशवा वर्सेज अदर्स है। जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामराज मिशन। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है कि मराठा साम्राज्य और पेशवा के साम्राज्य का क्या अंतर है। पिछले वीडियोज में हमने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का 1674 से शुरू हुआ मराठा साम्राज्य, जो कि सूर्यवंशी सिसोदिया कुल के भोंसले राजवंश का साम्राज्य था, वो 1750 में 1748 से 50 में समाप्त हो गया, क्योंकि छत्रपति साहूजी महाराज प्रथम, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र थे, उनके कोई संतान नहीं थी और उन्होंने मेवाड़ राजवंश से गोद लेने के लिए पुत्र का कहा, लेकिन यहां से व्यवस्था नहीं हुई। तो उसके बाद वहां पर जो राजा राम प्रथम थे, उनके पौत्र और शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजा राम द्वितीय को छत्रपति की गद्दी पर बैठाया गया। राजा राम द्वितीय को छत्रपति की गद्दी पर बैठाया गया। उस समय वो बहुत ही बच्चे और बाल अवस्था में थे। उनकी शिशु अवस्था को देखते हुए संगोला की एक संधि हुई और इस संधि के तहत ये सारे अधिकार बालाजी विश्वनाथ को दे दिए गए और बालाजी बाजीराव जो थे, जो बाजीराव प्रथम के पुत्र थे, उनके पास में ये सारे अधिकार आ गए, जिन्हें हम नाना पेशवा कहते हैं। और उस अधिकार के तहत एक संधि में यह भी शर्त थी कि अब जो पेशवा बनेगा वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे राज परिवार के सदस्य छत्रपति बनते हैं, ऐसे ही पेशवा का बेटा पेशवा बनेगा। इस संधि के बाद हम सब जानते हैं कि बालाजी बाजीराव यानी नाना पेशवा जी ने पूरे देश पर जहां जहां उनकी पेश खाई, उन्होंने अपनी पेशवाई सेना को बढ़ाया और कुछ गैर क्षत्रिय परिवारों को भी सत्ता के सूबेदार बनाया, जैसे कि इंदौर के मल्हार राव होलकर को, जो मालवा का सूबेदार बनाया गया। इसी प्रकार से राणोजी शिंदे के जो पुत्र थे, 5 पुत्र, उनमें सबसे छोटा जो इललेजिमेटेड सन है, जो कि उनकी रानी से पैदा नहीं है, एक तरीके से कहा जाए नाजायज पुत्र है, जो महाजी शिंदे को फिर सिंधिया बनाकर महाजी सिंधिया को ग्वालियर की गद्दी पर बिठाया गया। और ये 2 बड़े इन्होंने जो है सत्ता के केंद्र बनाए। इसके साथ ही गायकवाड़ परिवार बड़ौदा में सत्ता के प्रमुख केंद्र थे और नागपुर में भोंसले वंश सत्ता के प्रमुख केंद्र थे, जबकि छत्रपति महाराज राजा राम द्वितीय जो हैं वो सतारा में और उनके दूसरा परिवार कोल्हापुर में सत्ता में था, जो भोंसले राज परिवार के सदस्य थे। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि उस समय जब ये जो बालाजी, जिसको हम नाना पेशवा कहेंगे, नाना पेशवा जी ने जगह जगह पर अपने साम्राज्य को, पेशवाई सेना को बढ़ाने के लिए पेशवाई सेना में पिंडारियों को, फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों को उसके भीतर रखा। और 1752 में इनकी मुगलों से संधि हुई और 1752 के अंदर जब यहां मुगल सत्ता बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और भारत के अंदर जाट, राजपूत, सिख और रोहिला पठानों के विद्रोह के कारण और सैयद बंधुओं की साथ मिलने के कारण जो फर्रुखशियार था, उसको महाराजा अजीत सिंह मारवाड़ ने मार दिया और उसका सर लटका दिया था। इस उथल पुथल में जो शाह आलम द्वितीय था वो इलाहाबाद चला गया और अंग्रेज उन्हें पेंशन दिया करते थे। जब उनको वहां से पेंशन मिलती तो उस पेंशन के आधार पर वो डर के मारे दिल्ली नहीं आ रहा था। महादजी सिंधिया और नाना पेशवा और मल्हार राव होलकर के इस गठबंधन ने और उनकी इस सेना की सहायता से वो लोग शाह आलम द्वितीय को उठाकर दिल्ली लेकर आए। इस बीच हमें यह ध्यान देने योग्य बात है
कि 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध है वो सही मायने में मुगलों के ऊपर, मुगल साम्राज्य के ऊपर जो अब्दाली ने आक्रमण किया, मुगलों की ओर से सदाशिवराव भाऊ और उनके विश्वासराव जो नाना साहब के बेटे थे, उनसे वो मुगलों की ओर से लड़ने गए थे। क्योंकि 1752 में यह संधि हो गई थी कि मुगल बादशाह 50 लाख रुपए देंगे और जो पेशवा की सेना है वो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि 1752 में राजपूत, जाट, सिख और रोहिला पठान अपने आप को स्वतंत्र कर चुके थे और वो मुगल सल्तनत से अलग हट चुके थे। तो ऐसी स्थिति में मुगल बादशाह की जो बादशाह थी वो दिल्ली तक सीमित थी और इसका फायदा उठाकर पहले नादिर शाह आया था और फिर जो है अब्दाली, जो दुर्रानी सम्राट था, दुर्रानी बादशाह था, वो आया। 1748 में जब महाराजा ईश्वरी सिंह जयपुर के राजा थे, तब उन्होंने मनोपुर के युद्ध में कुंवर सूरजमल जो उस समय महाराजा नहीं थे, ठाकुर बदन सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में, उनकी सहायता से मानोपुर के युद्ध में अब्दाली को हरा दिया था। लेकिन उसके बाद जब जयपुर से मुगल बादशाह का संबंध हट गया तो वो रौंदता हुआ यहां तक आगरा और मथुरा तक पहुंच गया था। जब वो रेसिस्ट करने के बाद वापस जाने लगा तो वो पानीपत पहुंच गया और बादशाह ने, मुगल ने कहा कि अब आपको हमारी मदद जो करने का पैसा मिलता है उसका क्या फायदा जब आप नहीं लड़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी सेना लेकर सदाशिवराव भाऊ को नाना साहब पेशवा ने भेजा और पानीपत के युद्ध में वो युद्ध हुआ जिसको हम सब जानते हैं। उस युद्ध में चूंकि पेशवा की जो सेना थी वो उत्तर भारत के सभी राजाओं को लूटती थी, मंदिरों को लूटती थी और उनके विरुद्ध आक्रोश था, इसलिए उनको पूरे उत्तर भारत में कहीं मदद नहीं मिली और वो उस युद्ध को बुरी तरह पराजित हुए। वो युद्ध हम कहते हैं कि मराठा और अब्दाली का था, लेकिन ये नैरेटिव है, सही मायने में वो मुगल बादशाह की तरफ से पेशवा को लड़ना था क्योंकि 50 लाख रुपए उनसे लिए जाते थे। इस युद्ध की पराजय के बाद बहुत से सैनिक उसमें मारे गए और जो बचे कुचे सैनिक थे उनको वापस जाते समय जगह जगह पब्लिक ने लूटा, पीटा और बुरी तरह से, बड़ी मुश्किल से वो वापस पुणे तक पहुंच पाए। भरतपुर के महाराज सूरजमल जी ने अपने अपमान को सहन करने के बावजूद भी जाते जाते उनका सम्मान किया, उनकी महिलाओं को सुरक्षा दी, जिसमें महारानी किशोरी देवी जी का नाम लेना बहुत उचित होगा। और जब ये यहां से चले गए और इनको सुरक्षित भिजवाया आगे तक जाकर के, वहां मालवा को क्रॉस करवाया, क्योंकि जनता इनको जगह जगह पीट रही थी और लूट रही थी। 1761 की ये जो बात है, इसमें ये पूरी तरह से टूट चुके थे। और इस युद्ध की पराजय का जब नाना साहब पेशवा को पता चला तो इस पराजय के संदेश मात्र से उन्होंने प्राण त्याग दिए और वो मर गए। जब वो मर गए तो उनके बाद जो गद्दी पर बैठा नाना साहब पेशवा के बाद, वो बैठा माधवराव, पेशवा माधवराव। जब पेशवा माधवराव बैठता है गद्दी पर, तो पेशवा माधवराव को गद्दी मिलने के बाद उसने फिर अपने आप पेशवाई सेना को सुदृढ़ किया और सुदृढ़ करने के बाद जगह जगह, कई जगह उन्होंने सेनाओं का, अपनी सेना की शक्ति को बढ़ाकर, जैसे आपका वसई है जिसको बैशन बोलते हैं, जैसे आपका सूरत है, सालसाट है, ऐसे बहुत से इलाकों को पुनः जीता और सुदृढ़ किया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ये जो पेशवा है माधवराव, इन्होंने 1772 में जब संधि कर ली थी, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मुगल सल्तनत जो भारत से खत्म हो चुकी थी उसको इलाहाबाद में जाकर पेशवा माधवराव और महादजी सिंधिया लेकर दिल्ली में बैठाते हैं और कहते हैं कि आप यहां बैठो और आपकी तरफ से हम जो आपके पहले पूर्वजों के साम्राज्य हुआ करते थे उनको वापस आपके अधीन करते हैं। और अपनी फ्रांसीसी, पिंडारी, अंग्रेज और मुगल सेना को साथ लेकर पेशवाई सेना सबसे पहले राजस्थान में भरतपुर, जो पहला राजपूताना था उस समय, जयपुर, जोधपुर, मेवाड़ और यहां जगह जगह कर इन्होंने लूटपाट करना शुरू किया ताकि ये मुगल बादशाह के अंडर आ सकें। इनकी इस लूटपाट का भारी विरोध हुआ 1790 में मेड़ता का युद्ध
और पाटन का युद्ध ये जीत गए, जबकि पहले के ये युद्ध हारे। उस युद्ध से इन्होंने मेड़ता के युद्ध के बाद अजमेर और नसीराबाद, जिसको आज हम बोलते हैं, उस समय इसका नाम नसीराबाद नहीं था, इसको अपने कब्जे में ले लिया। और यह भी समझने की बात है कि इसके अलावा राजपूताने में कहीं पर भी उनका साम्राज्य नहीं रहा। नाना साहब पेशवा की इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद वो 1772-73 में देवलोक गमन हो गया। और जब वो देवलोक गमन हो गए तो उनके संतान नहीं थी, और जब उनके संतान नहीं थी तो उनके भाई को, नाना साहब पेशवा के भाई को गोद लेने का, जिसको नारायण राव कहते हैं, गोद लिया गया। जब नारायण राव को गोद लिया तो इस बात से कौन चिढ़ गए? इस बात से जो नाना साहब का भाई था और जो माधव राव के काका थे, जिनको रघुनाथ राव कहते हैं, वो चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि भाई पेशवा तो मैं भी तो हूं। जब भाई को ही पेशवा बनाया जाता है तो मैं पेशवा हूं। तो करीब 1.5 साल तक रघुनाथ राव पेशवा रहे, जिनको हम राघवबाजी बोलते हैं। ऐसी स्थिति में जब ये माधवराव मर गए थे तो माधवराव का जो बेटा है, जो नारायण राव, उस नारायण राव को, जो भाई था जिसको नारायण राव को, उसको रघुनाथ राव ने और उनकी धर्मपत्नी गंगाबाई ने मरवा दिया। और जब वो मर गए तो उसके बाद फिर रघुनाथ राव गद्दी पर बैठने लगे। लेकिन रघुनाथ राव को गद्दी पर बैठते समय एक छोटा बच्चा, जिनको हम शिशु पेशवा कहते हैं और जिसका नाम सवाई माधवराव रखा गया, वो नारायण राव का बेटा फिर से गद्दी पर बैठा दिया गया। और उसके साथ उसको गद्दी पर बैठाने के लिए यशवंतराव होलकर, महादजी शिंदे, सिंधिया जो कहेंगे, क्योंकि शिंदे तो अब कह नहीं सकते क्योंकि वो उनके औरस पुत्र नहीं थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, इन लोगों ने उस शिशु पेशवा को बैठाया। जब शिशु पेशवा को गद्दी पर बैठाया तो 1775 में ये रघुनाथ राव जो है वो सीधा जाकर मिल गए किनसे? बंबई प्रेसिडेंसी। क्योंकि अंग्रेजों के उस समय 3 केंद्र थे, एक बंबई प्रेसिडेंसी, दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसे हम चेन्नई कहते हैं वो मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे, और तीसरा बंगाल प्रेसिडेंसी। जो बंबई प्रेसिडेंसी थी ये केवल बंबई तक सीमित नहीं थी, इसमें सूरत और पूरा एरिया आता था, गोवा तक जाती थी ये। और मद्रास प्रेसिडेंसी दक्षिण को कवर करती थी, और बंगाल प्रेसिडेंसी कलकत्ता से लेकर सारी जगह कवर करती थी। तो ये 3 अलग अलग सत्ता के केंद्र ईस्ट इंडिया कंपनी के बैठे, और इस केंद्रों को एक रॉलेट एक्ट आया था, और रॉलेट एक्ट के तहत ये बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी, क्योंकि उसने बंगाल के नवाब से छीन लिया था बंगाल और उन्होंने अपना एरिया बढ़ा लिया था, इसलिए बंगाल की प्रेसिडेंसी को सुपरमेशी मान लिया गया। और बंगाल की प्रेसिडेंसी सुपरमेशी थी, दूसरे नंबर पर मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। हम अपनी बात पर आते हैं। रघुनाथ राव ने, जब चूंकि नाना इसका शिशु पेशवा बैठा दिया गया गद्दी पर, और शिशु पेशवा जिसे सवाई माधवराव भी कहते हैं, उस शिशु पेशवा को जब गद्दी पर बैठाया गया तो रघुनाथ राव चिढ़के और यहां से निकले और वो बंबई प्रेसिडेंसी के पास गए कि आप मेरी मदद कीजिए, मैं पेशवा हूं और मुझे हटा दिया, मुझे आप गद्दी पर बैठाइए। अंग्रेजों ने उससे शर्तें रखी कि यदि हम आपको पेशवा बना देंगे, पेशवा की गद्दी नशीन करा देंगे, हमें क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि हम आपको 3 एरिया देंगे। कौन कौन से? सालसाठ, बसैन, जिसको आज बसई कहा जाता है, जो बंबई के अंदर है, और सूरत, कि ये 3 एरिया हम आपको दे देंगे और मुझे आप पेशवा पुणे में बैठा दीजिए। इस बात के लिए सूरत संधि जिसको कह सकते हैं या और संधि कहें, वो तैयार हो गए। और क्योंकि ये बात सूरत में हुई थी इसलिए सूरत संधि तैयार हो गई। और इस सूरत संधि के तहत राघोबा के साथ में अंग्रेजों ने 2500 घुड़सवार सैनिक दिए कि ये जाएंगे और तुम्हें पुणे गद्दी पर बैठा देंगे। जब वो दूसरी तरफ पुणे में शिशु पेशवा है, तो शिशु पेशवा को, चूंकि वो तो सत्ता चला नहीं सकता, तो रीजेंट की जरूरत है। रीजेंट वो होते हैं जो उसकी तरफ से सत्ता चलाते हैं। तो 12 भाई यानी 12 भाई मिलकर एक काउंसिल बनी, और जिसको 12 भाई काउंसिल कहते हैं। उसमें प्रमुख कौन थे? उसमें प्रमुख थे महादजी सिंधिया, उसमें प्रमुख थे होलकर, उसके अंदर प्रमुख थे आपके ये नाना फडणवीस। नाना फडणवीस इसके प्रमुख बन गए थे। और नाना फडणवीस को जब ये बात पता चली
कि अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, बंबई प्रेसिडेंसी वाले तुम्हारे साथ में आक्रमण करेंगे, उनके पास में अच्छे हथियार हैं और हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो नाना फडणवीस ने किससे संपर्क किया? बंगाल प्रेसिडेंसी से, क्योंकि नाना फडणवीस का जो क्षेत्र था वो मूलतः इस मालवा, ग्वालियर और इसके आगे का क्षेत्र है जो कानपुर तक जाता है, वहां वो रहा करते थे। नाना फडणवीस ने तुरंत जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से मदद मांगने के लिए, उस समय गवर्नर जनरल कौन है बंगाल प्रेसिडेंसी का? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स से मदद मांगी कि आप हमारी मदद कीजिए और हमारी मदद करके इनको भगा दीजिए। किनको भगा दीजिए? ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी वाले हैं, आप अपनी ताकत का प्रयोग करके बंबई प्रेसिडेंसी वालों को भगाइए। तो इधर से भी अंग्रेज सेना चल के आती है और वहां से भी अंग्रेज सेना चल के आती है और युद्ध होता है इनके दोनों के बीच में। जो ये युद्ध होता है, जो सूरत के अंदर युद्ध हुआ, इस क्षेत्र के अंदर पुणे के पास युद्ध हुआ, इस युद्ध में दोनों ओर की अंग्रेज सेनाएं लड़ रही हैं। एक लड़ रही है रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के लिए बंबई प्रेसिडेंसी, और शिशु पेशवा का अधिकार बढ़ा रहे हैं इसके लिए बंगाल प्रेसिडेंसी। इधर से नाना फडणवीस, उधर से रघुनाथ राव, दोनों के अंदर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में बंगाल प्रेसिडेंसी चूंकि मजबूत थी और इसके साथ में, अब हालांकि लोग बड़ा चढ़ाकर कहते हैं कि सिंधिया था, होलकर था, नाना फडणवीस थे, लेकिन मुख्य कारण था कि बंगाल प्रेसिडेंसी सुपरमेसी उसकी मानी गई थी और रॉलेट एक्ट के तहत बंबई प्रेसिडेंसी को उसका आदेश मानना ही था, वरना इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड का जो क्राउन था वो नाराज हो जाता। तो उन्होंने मान ली, लेकिन इसमें एक संधि हुई जिसको सूरत संधि कहते हैं। इस सूरत संधि के तहत रघुनाथ बा को बोला गया कि रघुबा, तुमको पेंशन मिलेगी, क्योंकि अब आप रिटायर्ड पेशवा माने जाएंगे और आपको पेंशन मिलेगी। और अंग्रेजों को दे दिया गया सालसाठ, और कौन सा एरिया दिया? वसीम, और सूरत अंग्रेजों को उसका अधिकार दे दिया, वहां से टैक्स वसूलने और जनता के। यह संधि हुई पहली वाली 1775 के अंदर। जब 1775 से ये सूरत संधि पे होने के बाद फिर ये लड़ाई चलती रही, बंगाल प्रेसिडेंसी भी लड़ती रही, ये लड़ती। 1782 में सालबाई की संधि हुई। जो सालबाई संधि है, उस संधि के तहत यह मान लिया गया कि अब जो ये पेशवा है, नाना पेशवा, इसकी सुरक्षा के लिए, नाना पेशवा की जो सुरक्षा होगी, इस नाना पेशवा की सुरक्षा के लिए अब कौन रहेगा? अब नाना पेशवा की सुरक्षा के लिए अंग्रेज रहेंगे, अंग्रेज सेना रहेगी और वहां एक रेजिडेंट बैठेगा। और रेजिडेंट, यदि सिंधिया से मिलना है तो रेजिडेंट मिलेगा, यदि गायकवाड़ से मिलना है तो रेजिडेंट मिलेगा, यदि होलकर से मिलना है तो रेजिडेंट मिलेगा, और भोंसले से मिलना है तो रेजिडेंट मिलेगा। यानी उसको घेर लिया गया पेशवा को, और अंग्रेजों का उसके साथ ये संधि होने के बाद अंग्रेज उसमें पावरफुल हो गए। अब क्या होता है, इनके भी, ये भी एक्सपायर हो जाते हैं, ये भी, इनकी भी मृत्यु हो जाती है, शिशु पेशवा की भी। और 1722 के बाद, 1782 के बाद फिर यहां गद्दी पर आते हैं वो रघुनाथ राव के पुत्र, जिनको बाजीराव द्वितीय कहते हैं। बाजीराव द्वितीय ने रघुनाथ राव के पुत्र होने के नाते, चूंकि पहले के पेशवाओं से उनकी दुश्मनी थी और उन्हें यह भी पता था कि हमारे साथ में गद्दारी की है सिंधिया ने और होलकर ने, इसलिए सिंधिया और होलकर से उसका झगड़ा हो गया। यशवंतराव होलकर के भाई को बाजीराव द्वितीय ने मरवा दिया या मार दिया। इस बदला लेने के लिए इंदौर के जो यशवंतराव होलकर हैं, उसने पुणे पर आक्रमण कर दिया। जब उसने पुणे पर आक्रमण कर दिया तो फिर वो बाजीराव द्वितीय जो है भागकर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए और ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज हैं वो फिर रोल में आ गए और अंग्रेजों ने फिर से पुणे को घेर लिया और पुणे में उसकी सुरक्षा के लिए सेना रख दी। और इनसे होलकर को भी बोला कि आप यहां तक सीमित रहिए, सिंधिया को बोला आप यहां तक रहिए, और इनको वापस भेज दिए। हालांकि कहा जाता है कि होलकर के पक्ष में रही संधि, क्योंकि होलकर को यह एरिया मिल गया, लेकिन संधि तो रही पर अंग्रेजों की सुपरमेसी इसमें मान ली गई, जिसे हम कहते हैं आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध, ये आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में भी वो जो है अंग्रेजों की सुपरमेसी साबित हुई, और अंग्रेजों की सुपरमेसी साबित होने के साथ साथ इस पेशवा को पुणे में रखा गया। अब पेशवा फिर परेशान कि मेरे ऊपर तो अंग्रेज बैठ गए,
तो पेशवा यहां से धीरे 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 पिंडारी, पेशवा के साथ जो सेना में पिंडारी हुआ करते थे वो बेरोजगार हो गए, उनके पास कोई काम नहीं रहा, तो पिंडारी परेशान कर रहे थे और इस परेशानी के कारण नाना पेशवा फिर से कोशिश कर रहा था कि पिंडारियों की सेना बनाई जाए और लूटपाट को फिर से अंजाम दिया जाए। इस लूटपाट को अंजाम दें, इसी बीच में इस नाना पेशवा ये जो बाजीराव द्वितीय है, इसको उठाकर अंग्रेजों ने कहा कि ये पुणे में रहेगा तो गड़बड़ करेगा, तो इसको उठाकर बिठूर भेज दिया गया और पेशवा का हेड ऑफिस बना दिया बिठूर में, जो कानपुर के पास में है, और वहां पेशवा सीमित हो गया। उसके बाद 1808-7 आते आते ये जो पेशवा है ये फिर प्रयास कर रहा था और एक अंतिम प्रयास पेशवा ने फिर स्वतंत्र होने का किया, और इन सब को 1818 के अंदर जब पेशवा की सेना लड़ी जो 40-50 हजार थी, तब तक अंग्रेज इतने मजबूत हो गए थे कि अंग्रेजों ने यहां की पेशवाओं की जो कुनीति थी, जो लोगों के हांडी मानते थे और जो अपमान करते थे दलित वर्गों का, जो आज दलित कहलाते हैं, उस समय महार जाति के लोग थे, उनको अपने साथ रखा और 500 आदमी उनके भर्ती करके इनकी 40-50 हजार की जो सेना थी पेशवा की, उसको बुरी तरह से परास्त किया, और जिसको हम कहते हैं भीमा कोरे की लड़ाई। और ये तीसरा युद्ध था, और इस तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने पूछा कि ये जो पेशवा हैं ये कहां से बने थे, शक्तिवर्ध हुए? तो बोले साहब ये छत्रपति जो थे उनके पेशवा थे, प्रधानमंत्री थे। छत्रपति संभाजी महाराज के बाद में उनके पुत्र छत्रपति साहूजी महाराज प्रथम गद्दी पर बैठे और उनके कोई वारिस नहीं था, तो राजा राम द्वितीय बैठाया गया, जिनसे इन्होंने सत्ता छीन ली है। इससे फिर उनके वंशजों को खोजकर और उनकी जो ब्लड लाइन है उसके अब कौन है पूछा, तो छत्रपति प्रताप सिंह जी महाराज मिले और छत्रपति प्रताप सिंह जी महाराज को सतारा पर गद्दी पर बैठाया और उनसे फरमान जारी किया कि यह पेशवा का पद समाप्त किया जाता है, और 1818 में यह पेशवा का पद समाप्त हो गया। 1802 में सबसे पहले होलकर ने और सिंधिया ने किससे संधि कर ली? अंग्रेजों से, कि हम तुम्हारे साथ अब नहीं लड़ेंगे और अगले कभी नहीं लड़ेंगे तुमसे। और इस संधि के तहत ही उसने झांसी की रानी के खिलाफ भी सिंधिया ने काम किया था, जब झांसी की रानी आ गई थी, क्योंकि सिंधिया अब एक पपेट बन चुका था अंग्रेजों का, और अंग्रेज जैसे कहेंगे वैसे सिंधिया ने किया है। आपने एक वीडियो देखा होगा जो राजीव दीक्षित जी का है, जिसमें वो कहते हैं कि जब भारत के स्वतंत्र सेनानी लड़ रहे थे तो भारत के कुछ राजा, जैसे ग्वालियर का सिंधिया, जैसे पटियाला के जो लोग हैं, ये सब अंग्रेजों की तरफ से विद्रोहियों को कुचलने में लगे थे, जबकि दूसरी ओर बाबू वीर कुंवर सिंह परमार बिहार से और ठाकुर कुशल सिंह चांपावत, विजय सिंह पथिक, ठाकुर केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, राजा महेंद्र प्रताप आगरा से, और जगह जगह से अंग्रेजों के विरुद्ध एक माहौल बन रहा था। लेकिन सिंधिया, पटियाला और होलकर वगैरह ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इनको कुचला। किनको? जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। अब आपको एक बात समझनी होगी, आंग्ल मराठा नाम का युद्ध सही मायने में आंग्ल मराठा युद्ध नहीं था, वो रघुनाथ राव और शिशु पेशवा के बीच युद्ध था। दोनों ओर से लड़ने वाले अंग्रेज थे, इसलिए एक नैरेटिव सेट किया गया कि मराठा और अंग्रेज युद्ध, इसको एंग्लो मराठा युद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि ये एंग्लो एंग्लो युद्ध है, या मराठा मराठा। मराठा का तो नाम ही प्रयोग करना गलत है, क्योंकि इसमें मराठा कोई था नहीं। जो मराठा जाति है, क्षत्रिय जाति, उसका इसमें कोई नहीं था ना। जो शिशु पेशवा की तरफ से नाना फडणवीस लड़ रहे हैं वो भी मराठा नहीं है, वो ब्राह्मण हैं, और दूसरी तरफ कोंकणकृत ब्राह्मण है, वो कोंकणिस्त, न कि वो देशज ब्राह्मण, सप्तऋषियों के वंशज नहीं है, कोंकणकृत ब्राह्मण है। और सिंधिया लड़ रहा है जो मराठा नहीं है, क्योंकि राणोजी शिंदे के बाद मराठा वंश वहां रहा नहीं, और होलकर लड़ रहा है वो धनगढ़ है। तो ये जो लड़ रहे हैं नाना पेशवा, ये इसके शिशु पेशवा की ओर से, ये भी मराठा नहीं है, और जो रघुनाथ राव पेशवा की ओर से लड़ रहे हैं वो भी मराठा नहीं है। तो ये युद्ध या तो कहा जाए पेशवा वर्सेज पेशवा था, या कहा जाए अंग्रेज वर्सेज अंग्रेज था। एंग्लो मराठा प्रथम युद्ध कहना बिल्कुल गलत है, और इसीलिए सालबाई की संधि भी पेशवाओं के बीच की संधि है, उसको भी अंग्रेजों के साथ सुपरमेशी देने के लिए खुद के झगड़े के कारण अंग्रेजों को यहां मजबूत कर दिया गया। अंग्रेजों की यहीं से नींव पड़ी है, अंग्रेज यहीं से मजबूत हुए हैं, और फिर पूरे देश पर धीरे 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 वो छाए। जब 802 में, क्षमा करें 1802 में ये होलकर ने संधि कर ली, सिंधिया ने संधि कर ली, पेशवाओं ने संधि कर ली,
तो मजबूरी में इनकी पिंडारी सेनाओं से और इनकी लूटपाट की सेना से 1803 में भरतपुर को संधि करनी पड़ी। और उसके बाद पूरे राजपूताने में 1823 तक ये सहायक संधियां हुई, जिनमें अंग्रेजों की सेना को, अंग्रेजों को सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए रखा गया और उनके रेजिडेंट भी रहने लगे। और रेजिडेंट ने ये शर्त कही थी कि हम तुम्हारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन बीच बीच में वो दखलंदाजी करते थे, जिसका विरोध होता था। और अंग्रेज रेजिडेंट को कई बार मारा भी गया है और कई बार उसको भगाया भी गया है। अब बात आती है कि जो एक निजाम था, ये जो फिर इन्होंने जीता कौन सा एरिया, ये बात मानना चाहिए कि जीता तो है। तो जो नाना साहब पेशवा थे, उन्होंने क्या जीता? उन्होंने जीता हैदराबाद का निजाम, उन्होंने जीता ये जो हैदर अली वाला एरिया, हैदर अली को जीता अंग्रेजों के साथ मिलकर, उन्होंने जीता कोंकण वाला एरिया। तो ये जो एरिया उन्होंने जीते हैं, ये निश्चित रूप से जीते। उन्होंने उड़ीसा भी जीता, उन्होंने बंगाल भी जीता। ये अलग बात है कि बंगाल में फिर उन्होंने गर्भवती ब्राह्मण महिलाओं के साथ में रेप करवाया बड़े पैमाने पर, और ऐसा माना जाता है कि इतने बड़े रेप्स हुए, इतनी बड़ी चीजें हुई कि लोगों का डीएनए तक बदल गया। तो और लूटपाट हुई, मंदिरों को लूटा। तो ये जो नाना साहब पेशवा हैं, बालाजी विश्वनाथ जिनको कहते हैं, और इनके बाद में जो माधवराव है उसने फिर एक बार संभाला। लेकिन 1795 में एक बड़ी घटना हुई। वो बड़ी घटना ये थी कि सभी जो महत्वपूर्ण इनके लोग हैं, जो योद्धा थे, जैसे कि माधवराव, पेशवा माधवराव मारे गए। फिर जो पेशवा ये जो सिंधे है, महादजी सिंधिया, ये भी मारे, मतलब ये भी, इनकी भी मृत्यु हो गई। और 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। अब जब इन सबकी मृत्यु हो गई तो निश्चित रूप से जो पेशवा बाजीराव द्वितीय है वो कमजोर होना ही था, और ये सारी शक्तियां अंग्रेजों के पास जानी ही थी। तो अंग्रेजों का इस तरीके से भारत के अंदर नींव पड़ गई। और प्रथम जो एंग्लो मराठा युद्ध कहलाता है वो पेशवा वर्सेज पेशवा है या अंग्रेज वर्सेज है। दूसरा जो कहलाता है वो भी आपसी लड़ाई के कारण अंग्रेज वर्सेज अंग्रेज है, और जिसमें पराजित हुए हैं ये। और तीसरा जो युद्ध है वो तो बहुत ही शर्मनाक है, जिसमें से तो ये पेशवा और ये गठबंधन फटबंधन सब खत्म हो गए, और उससे पूरे भारत के अंदर भी चोट पहुंची। तो इनके जो कार्यकाल है वो सबसे महत्वपूर्ण 1852 में मुगल बादशाह से संधि ये कर लेना कि 50 लाख में तुम्हारी ओर से लड़ेंगे। जो उन्होंने अब्दाली से लड़ाई लड़ी, वो अब्दाली से मुगल वर्सेज अब्दाली लड़ाई थी, चाहे वो महाराजा ईश्वरी सिंह जी ने लड़ी 1748 में, तब भी उसी तरीके की लड़ाई थी, और पानीपत की लड़ाई भी ऐसी ही थी। फिर जो एंग्लो मराठा युद्ध कहते हैं वो पेशवा है। फिर एंग्लो मराठा द्वितीय युद्ध है, वो भी आपस का युद्ध है। और तीसरा युद्ध जो है वो पेशवा वर्सेज अंग्रेज है, जिसमें पेशवा की शक्ति सदा के लिए समाप्त हो गई। और तीनों ये युद्ध हैं जिस देश का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है कि देश के लिए लड़े गए या देश के पक्ष में लड़े गए।